हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल केमिस्ट्री। और आज हम लोग देखने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स का नेक्स्ट लेक्चर, सेकेंड लेक्चर। पिछले वाले लेक्चर में हमने आपको पढ़ाया था कि टर्म्स कौन सी यूज करनी है थर्मोडायनेमिक्स में, यानी कि सिस्टम, सराउंडिंग, स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शंस, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स का नेक्स्ट लेक्चर, जिसके अंदर है इंटरनल एनर्जी, वर्क डन एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। आइए दोस्तों सीखते हैं व्हाट इज इंटरनल एनर्जी। आज का टॉपिक है व्हाट इज इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी क्या है? ओके, इंटरनल एनर्जी का मतलब क्या रहेगा? इसको सिंबलाइज किया जाता है यू से। किससे? यू से। बेसिकली इंटरनल एनर्जी जो है वो समेशन ऑफ ऑल काइंड ऑफ एनर्जी है। समेशन ऑफ ऑल काइंड ऑफ एनर्जी, यानी कोई गैसियस एटम, गैसियस मॉलिक्यूल्स आप लेते हो, एज फॉर एग्जांपल कि जैसे मेरे पास एक सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर मैंने कोई मॉलिक्यूल फिलअप किए हैं, तो ये मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं होंगे, कुछ ना कुछ मूवमेंट होगी उसके। यानी इस सारे मॉलिक्यूल की जो भी एनर्जी है, उस एनर्जी को मैं काइनेटिक एनर्जी यानी मूवमेंट एनर्जी की बात कर रहा हूं, उसको मैं बोलूंगा काइनेटिक एनर्जी। और दूसरे टाइप की एनर्जी है वो है इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। तो दो टाइप की एनर्जी इसके अंदर होती है कि मॉलिक्यूल मूवमेंट भी करता है और उस मूवमेंट को रोकने की एनर्जी भी होती है। उस एनर्जी को बोला जाता है पोटेंशियल एनर्जी। इन सभी एनर्जी का समेशन को हम लोग बोलेंगे इंटरनल एनर्जी। आई बात समझ में? व्हाट इज इंटरनल एनर्जी? इंटरनल एनर्जी का मतलब है समेशन ऑफ ऑल काइंड ऑफ एनर्जी। अब ये ऑल काइंड ऑफ एनर्जी का मतलब क्या है कि काइनेटिक एनर्जी, यानी मॉलिक्यूल को मूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको हम लोग बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक मोशन। और उस मोशन को रिस्ट्रिक्ट करने वाली एनर्जी जो होती है उसको बोलते हैं अट्रैक्शन फोर्स, जो उसको अट्रैक्ट करके रखती है। दोनों टाइप की एनर्जी को हम लोग टोटल में बोलेंगे इंटरनल एनर्जी यू। इंटरनल एनर्जी यू यानी समेशन ऑफ ऑल काइंड ऑफ एनर्जी। समेशन ऑफ ऑल काइंड ऑफ एनर्जी। ऑल काइंड ऑफ एनर्जी। ऑल काइंड ऑफ एनर्जी का मतलब यह है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा क्या समझना है कि इस इंटरनल एनर्जी को आप जीरो कभी नहीं कर सकते। यानी ये इंटरनल एनर्जी जिसका फॉर्मूला है U इज इक्वल टू KE प्लस PE। इंटरनल एनर्जी U कैन नॉट बी जीरो। वाई? इसका रीजन समझाता हूं मैं। इंटरनल एनर्जी U कैन नॉट बी जीरो। कैन नॉट बी जीरो, वो कभी जीरो नहीं हो सकता। क्यों? कोई ऐसी सिस्टम आप समझ लीजिए जिसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो है, तो जीरो यानी सभी मॉलिक्यूल ठहर चुके हैं, मूवमेंट ही नहीं है। तो तभी ठहर सकते हैं जब उसको अट्रैक्ट करने वाली जो एनर्जी है, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को जो अट्रैक्ट करने वाली जो एनर्जी है वो मैक्सिमम हो जाए, और वो एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी जब मैक्सिमम हो जाती है तभी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो सकती है। और वाइस वर्सा कि पोटेंशियल एनर्जी जीरो करनी है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होनी चाहिए। दोनों साथ में जीरो कभी नहीं हो सकते। So that's why we can say that internal energy U cannot be zero। अब जो वैल्यू जीरो नहीं हो सकती है उसका आप एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते।
एब्सोल्यूट वैल्यू एंट्रोपी का फाइंड कर सकते हो क्योंकि एंट्रोपी जीरो हो सकती है, बट इंटरनल एनर्जी यू जीरो नहीं हो सकती, तो उसका आप एब्सोल्यूट वैल्यू भी फाइंड नहीं कर सकते। ओके, सो दूसरा पॉइंट आपको समझना है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ओके, पहले मैंने क्या बताया, व्हाट इज इंटरनल एनर्जी, समेशन ऑफ ऑल काइंड ऑफ एनर्जी, ठीक है। इंटरनल एनर्जी यू कैन नॉट बी जीरो, वो भी ठीक है। ओके, उसके बाद है इंटरनल एनर्जी का आप एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते क्योंकि वो जीरो नहीं हो सकती, बट चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैन बी डिटरमाइंड। चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैन बी डिटरमाइंड। सो इन शॉर्ट, ये जो इंटरनल एनर्जी है उसको मैं अगर डिफाइन करना चाहूं एक तरीके से तो ऐसा बोल सकता हूं कि सब्सटेंस की स्टोरेज एनर्जी है, ये स्टोर्ड एनर्जी है ये। यानी हर एक सब्सटेंस जिसके पास मास है, जिसके पास वॉल्यूम है, जो मैटर है, उसके पास इंटरनल एनर्जी है। यानी कि हर एक सब्सटेंस के पास इंटरनल एनर्जी का स्टोरेज है। सो एवरी सब्सटेंस मस्ट कंटेन stored energy, stored energy in it, उसके अंदर stored energy होती है। ये जो stored energy है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड अमाउंट, कितने अमाउंट में है, टेम्परेचर एंड अमाउंट, राइट। तो इसी को बोला जाता है इंटरनल एनर्जी यू, इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी यू। इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी यू। यू का मतलब सिंपल, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये कभी जीरो होगा तो ये मैक्सिमम होगा, ये जीरो होगा तो ये मैक्सिमम होगा। इंटरनल एनर्जी यू कैन नॉट बी डिटरमाइंड, और उसको कभी जीरो नहीं हो सकता, बट चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैन बी डिटरमाइंड। कैसे? तो स्टोरेज है एक आप सिस्टम समझ लीजिए, वो सिस्टम के अंदर एनर्जी का क्या है बेटा, स्टोरेज है। जैसे कि यहां पे आप समझ सकते हो कि ये सिस्टम है और इस सिस्टम के अंदर कुछ स्टोर्ड एनर्जी है, यानी उसकी यू कुछ है। अब कितना है वो मुझे नहीं पता, लेकिन इस सिस्टम के अंदर मैं कुछ हीट डालता हूं। क्या डालता हूं मैं? कुछ हीट। हीट यानी कि सिंबलाइज वे में हीट को बोला जाएगा क्यू, राइट। कुछ हीट एब्जॉर्ब होती है, तो जितनी भी हीट इस सिस्टम के अंदर आएगी उतना उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा। सो इंटरनल एनर्जी का चेंज अगर मुझे मेजर करना है तो कितनी हीट एब्जॉर्ब हुई है वो मिल जाएगा, तो डेल्टा यू मिल जाएगा। दूसरा, इस सिस्टम में से हीट इवॉल्व हो रही है, इस सिस्टम में से हीट इवॉल्व हो रही है, तो भी मुझे इवॉल्व हीट का मुझे जैसे पता चलेगा वैसे ही मुझे डेल्टा यू समझ में आ जाएगा। सो डेल्टा यू यानी इंटरनल एनर्जी चेंज को मेजर करने के लिए मुझे हीट, अब्सॉर्ब्ड हीट एंड इवॉल्व हीट के बारे में जानना है, तो मुझे डेल्टा यू मिल जाएगा। यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी can be determined
कैन बी डिटरमाइंड बाय हीट एब्जॉर्ब और हीट इवॉल्व। इससे आपको पता चल जाएगा कि कितनी डेल्टा यू मिल रही है। दूसरा तरीका है वर्क डन का, यानी सिस्टम खुद वर्क करे या सिस्टम के ऊपर वर्क हो जाए। सिस्टम खुद वर्क कब कर सकती है बेटा? सिस्टम के पास कुछ इंटरनल एनर्जी यू है। अब ये मान लीजिए कि ये खुद एक वर्क कर रहा है, तो वर्क करने के लिए जो एनर्जी चाहिए खर्च करने के लिए, वो एनर्जी इस इंटरनल एनर्जी में से यूज होगी, यानी कि इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा। आपके घर में कोई सेविंग्स है और आपको कुछ खर्चा करना है, कुछ चीज लानी है, तो जितने रुपए की आप चीज लाओगे सेविंग उतना ही कम हो जाएगा, यानी चेंज इन सेविंग इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। उसी तरीके से सिस्टम अगर खुद वर्क करता है तो वर्क करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो स्टोरेज में से लेगा, यानी स्टोर्ड एनर्जी में डिफरेंस क्रिएट होगा। उस डिफरेंस को, यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू द वर्क डन। ओके, तो दो तरीके से उसमें आप चेंज ला सकते हो कि वर्क डन अगर सिस्टम करता है, वर्क डन बाय द सिस्टम, तो आप सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में बदलाव ला सकते हो, या तो फिर वर्क डन ऑन द सिस्टम हो जाए। ठीक है, यानी दो तरीके हैं कि वर्क डन बाय द सिस्टम एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम। वर्क डन बाय द सिस्टम, तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी खर्च होगी, एंड दूसरा वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो सिस्टम में बाहर से कोई वर्क करेगा। कौन करेगा? सराउंडिंग, सिस्टम के ऊपर, तो एनर्जी अंदर आएगी और अल्टीमेटली उस एनर्जी से किस में चेंज आएगा? इंटरनल एनर्जी यू में, और आपको मिल जाएगा इंटरनल एनर्जी चेंज। सो सीधी बात है, इंटरनल एनर्जी का आप एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते क्योंकि इंटरनल एनर्जी जीरो नहीं हो सकती, और बट चेंज मेजर कर सकते हो बाय 4 वेज: हीट एब्जॉर्ब और इवॉल्व्ड, और वर्क डन ऑन, और बाय द सिस्टम। इससे आप इंटरनल एनर्जी में बदलाव ला सकते हो, मेजर कर सकते हो। बात समझ में आ रही है दोस्तों? यस और नो? यस। ओके, आगे का टॉपिक हम लोग समझ रहे हैं वर्क डन, और उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा आपको थर्मोडायनेमिक्स का पहला नियम। तो अब हम समझते हैं वर्क डन। बेटा वर्क डन बहुत सारे हो सकते हैं। वर्क डन मैकेनिकल हो सकता है, इलेक्ट्रिकल हो सकता है, केमिकल हो सकता है, लेकिन यहां पे मैं आपको वर्क डन समझा रहा हूं मैकेनिकल वर्क डन, जिसको हम लोग बोलेंगे प्रेशर वॉल्यूम टाइप वर्क डन। क्या बोलते हैं इसको? प्रेशर वॉल्यूम टाइप वर्क डन। और इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए वर्क डन कैसे हो रहा है। देखिए जरा, एक पिस्टन को इंजन में जो होता है वैसा एक पिस्टन आप इमेजिन कीजिए। एक पिस्टन है जिसके अंदर ऐसा एक पिस्टन है जिसके ऊपर यहां सराउंडिंग प्रेशर लगाता है इसके ऊपर की ओर। ये जो प्रेशर है वो कौन लगा रहा है बेटा? सराउंडिंग लगा रहा है। तो मैं यहां पे कलर चेंज कर रहा हूं कि ये सराउंडिंग प्रेशर है। ये दबाव जो है वो किसका है? P एक्सटर्नल का है, बाहर का। और अंदर गैसियस मॉलिक्यूल अज्यूम कीजिए। ये गैसियस मॉलिक्यूल पिस्टन को अंदर से ऊपर की ओर लिफ्ट करने के लिए जो प्रेशर लगाएगा वो है P इंटरनल। अब मान लीजिए, यहां पे मैं आपको समझा रहा हूं वर्क डन, कि मान लीजिए कि यहां से P इंटरनल बढ़ गया, P एक्सटर्नल से क्या हो गया? P इंटरनल ग्रेटर हो गया P एक्सटर्नल से। आई बात समझ में? ओके, तो ये पिस्टन ऊपर की ओर लिफ्ट अप होगा, हा या ना? हाँ होगा। चलो लिफ्ट अप कराते हैं।
तो अब ये पिस्टन लिफ्ट अप हो रहा है, अब ये पिस्टन लिफ्ट अप हो गया, तो इसके अंदर जो वर्क हुआ, मैकेनिकल वर्क, वो कितना हुआ होगा। इसको जानने के लिए हमें यहां पे एक दो चीज अज्यूम करनी होगी कि ये जो इनिशियल गैस है, ये जो गैस है, इस गैस का इनिशियल वॉल्यूम हमने अज्यूम किया है VI, और यहां पे जो गैस ये मिल रहा है उसका फाइनल वॉल्यूम हमने अज्यूम किया है VF, और इसको हम बोलेंगे वर्क डन। ये पिस्टन है, पिस्टन में इस तरीके से आगे लगाया होता है जिससे ये चलता है, तो ये पिस्टन है बेटा, ठीक है, ओके, तो ये पिस्टन है। आई बात समझ में? हां, तो इसका क्या वर्क डन मिलेगा मुझे, इसका क्या वर्क डन मुझे मिलेगा, ये आपको समझना है बेटा। वर्क डन का फॉर्मूला क्या रहता है जनरली फिजिक्स के अंदर? वर्क इज इक्वल टू वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट रहेगा। यानी कि इस पिस्टन ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया ये मुझे यहां रखना होगा, और ये प्रेशर फोर्स कितना लगा उसको मुझे यहां लगाना होगा। तो डिस्टेंस यानी डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इस पिस्टन का वो मुझे जानना है, तो मैं ये VF यानी फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम में करूंगा, यानी कि VF माइनस VI जब मैं करूंगा तो मुझे मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट अकर बाय पिस्टन। ओके, अब बेटा फोर्स कौन सा लगाएगा? पिस्टन ऊपर उठ रहा है, कौन से फोर्स के अगेंस्ट में ऊपर उठ रहा है? एक्सटर्नल प्रेशर, राइट। तो ये गैस का एक्सपांशन का मामला है, गैस एक्सपांड हो रही है और उसकी वजह से उसके द्वारा जो वर्क डन हो रहा है हम उसकी बात कर रहे हैं। गैस में हमेशा ही एक्सपांशन एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट में एक्सपांड होता है और वो फोर्स लगाता है। तो आपको यहां पे जो फोर्स लगा रहा है वो आपको कौन सा लेना पड़ेगा? एक्सटर्नल प्रेशर। मान लीजिए यहां बहुत सारे बच्चों की क्वेरी होती है कि सर फोर्स तो इंटरनल लग रहा है, ये एक्सटर्नल क्यों आया? समझिए बात को, गैस जब एक्सपांड होता है तो हमेशा ही गैस वो एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट में वर्क करता है। वर्क हमेशा ही काउंटर फोर्स के अगेंस्ट में किया जाता है। आपको यहां पे कोई वर्क करना है तो उसका काउंटर फोर्स जो है उसके अगेंस्ट में वर्क कर रहे हो। आपके घर में चेयर पड़ी हुई है, उस चेयर को एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाना है तो वो चेयर वहां पे रुकी है कोई फोर्स की वजह से, और अब आप उसको डिसलोकेट कर रहे हो, और इस डिसलोकेशन में आप एक्चुअली में वर्क क्या कर रहे हो? अगेंस्ट फोर्स के सामने, यानी उसका जो काउंटर फोर्स है उसके सामने अगेंस्ट में वर्क कर रहे हो। तो एक्सटर्नल फोर्स जो लग रहा है यहां पे गैस के ऊपर, उसके अगेंस्ट में यहां पे वर्क डन हो रहा है। सो दैट्स व्हाई इसके अगेंस्ट में जो प्रेशर लग रहा है, जो फोर्स लग रहा है, वो फोर्स अगर जीरो हो जाए, यानी कि वैक्यूम के अंदर ये गैस एक्सपांड हो गया तो एक्सटर्नल प्रेशर जीरो हो जाएगा। तो अगर वो जीरो हो गया तो यहां पे वर्क डन होगा ही नहीं। वर्क डन के लिए आपको यहां पे ये समझना होगा कि आप कोई अगेंस्ट फोर्स, काउंटर फोर्स के सामने ही आप वर्क डन कर सकते हो। सो दैट्स व्हाई यहां पे आपको ये P एक्सटर्नल लेना होगा इस फोर्स की जगह पे। तो आपका वर्क डन का फॉर्मूला यहां पे बनता है P एक्सटर्नल VF माइनस VI। बट यहां पे अगेन P एक्सटर्नल जो है वो सराउंडिंग से सिस्टम की ओर लग रहा है, दैट्स व्हाई हम इसको साइन कन्वेक्शन के हिसाब से नेगेटिव लगाएंगे। नेगेटिव साइन एक कन्वेंशन है। साइन कन्वेंशन मतलब हमारी कन्वीनियंसी के हिसाब से हमने साइन दिया हुआ है, प्लस माइनस। ये मैथमेटिकल माइनस साइन नहीं है, राइट, ये कन्वेंशन है। हमारी कन्वीनियंसी के हिसाब से हमने ये सेटअप किया हुआ है। कन्वीनियंसी में अभी आपको समझाऊंगा।
लेकिन अब अभी तक का जो मैंने डेटा दिया है उसको ठीक से समझ लीजिए। What is work done? Force into displacement. Displacement of the piston is denoted by Vf minus Vi. But force, कितना फोर्स लग रहा है? तो एक्सटर्नल प्रेशर, यहां पे हमें एक्सटर्नल फोर्स गिनना होगा, राइट? और क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स के अगेंस्ट में ही वर्क हो सकता है, राइट? तो यहां पे जो फोर्स लग रहा है, लेकिन कितना लग सकता है? मैक्स टू मैक्स एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट में ही फोर्स लग सकता है, राइट? और नेगेटिव साइन कन्वेंशन है, कन्वीनियंस के हिसाब से लगाया हुआ है। ओके, तो हमारा वर्क डन का जो फॉर्मूला है वो फाइनली ये है, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डीवी। वर्क डन इज इक्वल टू क्या? माइनस पी एक्सटर्नल डीवी। ओके, यहां पे पी एक्सटर्नल लेना अनिवार्य है। अब मैं साइन कन्वेंशन के हिसाब से आपको सारी चीजें समझाऊंगा। साइन कन्वेंशन में क्या सोचना है कि सिस्टम के अंदर जो कुछ भी आता है उसको हम पॉजिटिव गिनेंगे केमिस्ट्री के अंदर, और फिजिक्स में सराउंडिंग में जो इन आता है उसको पॉजिटिव गिनते हैं। तो कंफ्यूज मत होना, यहां पे सिस्टम के अंदर अगर आप हीट डाल रहे हो, हीट आप सिस्टम के अंदर डाल रहे हो, अब्सॉर्ब, सिस्टम के द्वारा क्या होगा? एब्सॉर्ब। तो हीट का सिंबल है Q और उसके आगे हम साइन लगाएंगे प्लस। ये प्लस मैथमेटिकल नहीं है क्योंकि हीट कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, लेकिन हम यहां पे नेगेटिव दर्शाते हैं क्योंकि नेगेटिव साइन हम इस लहजे में यहां पे ले रहे हैं कि वो नेगेटिव है, इसका मतलब सिस्टम के बाहर जा रही है उतनी हीट। यानी कि Q नेगेटिव कब होगा? जब हीट इवॉल्व होगा। हीट क्या होगा? इवॉल्व होगा, इवॉल्व थ्रू द सिस्टम, इवॉल्व थ्रू द सिस्टम। वैसे ही अगर सिस्टम वर्क कर रहा है तो सिस्टम में से हीट बाहर जाएगी, एरो को समझना। तो वर्क डन बाय द सिस्टम, तो W नेगेटिव आएगा, और कब आएगा वो मैं समझाता हूं। और यहां पे वर्क डन ऑन द सिस्टम, तब W पॉजिटिव आएगा। इस चीज को समझने के लिए आपको पहले ये बेसिक जो है W का बेसिक फॉर्मूला, W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डीवी, ये आपको समझना होगा, राइट? तो ये कन्वेक्शन है, हमारा कन्वेंशन है। Q प्लस कब होगा? Q माइनस कब होगा? W प्लस कब होगा? W माइनस कब होगा? Q एंड W दोनों को कंबाइन कर सके, ऐसा मैं एग्जांपल देता हूं, तब आपके दिमाग में ये सारी चीजें बैठ जाएगी। आइए समझते हैं। कंसीडर अ सिस्टम जिसमें कंप्रेशन हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा? कंप्रेशन हो रहा है, यानी इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द गैस इज कंसीडर एज अ VI, और इसके ऊपर जो प्रेशर लग रहा है जिसको मैं बोलूंगा P एक्सटर्नल, अंदर जो प्रेशर लग रहा है जिसको मैं बोलूंगा P इंटरनल। अब समझिए कि सिस्टम का जो गैस है उस गैस की एनर्जी कम हो गई। क्या हो गई बेटा? गैस का जो एनर्जी था वो कम हो गया। गैस के मॉलिक्यूल अब थोड़े कम वाइब्रेट करते, थोड़े कम काइनेटिक मोशन में है, तो उसका वॉल्यूम ऑक्यूपेंसी कम हो जाएगा, यानी कि यहां पे कंप्रेशन होगा। P एक्सटर्नल अगर ग्रेटर हो गया P इंटरनल से, कब होगा ये? तो कि एनर्जी इसमें से बाहर निकल जाएगी। एनर्जी बाहर निकलना मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बेटा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट इवॉल्व होती है। क्या होती है? हीट इवॉल्व होती है। हीट अगर इवॉल्व हो जाएगी तो Q की वैल्यू हम लोग क्या लेंगे बेटा? माइनस Q लेंगे। क्या लेंगे? माइनस Q लेंगे, और इसकी वजह से पिस्टन नीचे आएगा, यानी कि कंप्रेशन होगा। यानी कि क्या होगा? कंप्रेशन होगा। ओके, आगे बढ़ते। तो अब ये जो पिस्टन है उसमें ये कंप्रेशन मिलेगा आपको, और अब मुझे फाइनल वॉल्यूम इनिशियल से कम होता हुआ दिखाई देगा।
तो इसमें वर्क कौन कर रहा है, इस सिस्टम को नीचे की ओर कौन ला रहा है, सराउंडिंग। तो यहां पे ऐसा मैं बोल सकता हूं कि वर्क डन बाय द सराउंडिंग एंड ऑन टू द सिस्टम। क्या समझना है बेटा, बाय द सराउंडिंग एंड ऑन टू द सिस्टम। क्यों ऐसा होगा, जब P एक्सटर्नल बढ़ जाएगा P इंटरनल से, तो उस समय पे हीट का बाहर निकलना जरूरी है। हीट बाहर निकलेगी तो ही कंप्रेशन होगा, हीट इवॉल्व थ्रू द सिस्टम, Q नेगेटिव कंप्रेशन, और मुझे फाइनल वॉल्यूम कम मिलेगा V इनिशियल से, राइट। तो यहां पे हमारा जो वर्क डन का फॉर्मूला था माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V, इसमें आप देखोगे कि डेल्टा वैल्यू जो है यहां पे मिलेगी मुझे, लेकिन वो नेगेटिव मिलेगी। इन द केस ऑफ कंप्रेशन, इन द केस ऑफ कंप्रेशन डेल्टा V मुझे हमेशा ही नेगेटिव मिलेगी, एग्री। और इन द केस ऑफ एक्सपांशन डेल्टा V की वैल्यू मुझे पॉजिटिव मिलेगी, ग्रेटर देन 0। तो यहां पे कंप्रेशन हो रहा है और उसकी वजह से ये जो कंप्रेशन हो रहा है और उसकी वजह से ये जो डेल्टा V है वो क्या हो जाएगा, यहां पे नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो हमारा W जो है, हमारा यहां पे W जो है वो पॉजिटिव आएगा। तो बेटा कब पॉजिटिव आया, जरा ध्यान से समझ लीजिए। कब पॉजिटिव आया, जब हीट बाहर निकली, यानी Q नेगेटिव था, तभी कंप्रेशन हुआ और तभी डेल्टा V नेगेटिव आया और तभी हमारा W पॉजिटिव आया। इसका मतलब यह हुआ कि जब Q पॉजिटिव होता है तब W नेगेटिव होता है। Q पॉजिटिव का मतलब है हीट अंदर आ रही है और वर्क सिस्टम कर रहा है। Q नेगेटिव होता है तब W पॉजिटिव होता है, राइट। हीट बाहर जा रही है तो वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है। इसका एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं, ये तो हमने समझ लिया, ये समझ में आ गया, राइट। ओके, अब इसी का उल्टा हम लोग सोचते हैं कि सिस्टम के अंदर ये पिस्टन है और ये गैसियस मॉलिक्यूल यहां पे है जिसका इनिशियल वॉल्यूम VI है। इसमें मैंने हीट बाहर से अप्लाई की तो हीट क्या हुई बेटा, हीट एब्जॉर्ब। क्या हुआ, हीट एब्जॉर्ब। तो Q पॉजिटिव, एंडोथर्मिक प्रोसेस। क्या, एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक प्रोसेस में हीट एब्जॉर्ब हुआ। हीट एब्जॉर्ब होने की वजह से यहां पे पिस्टन ऊपर की ओर जाएगा और P इंटरनल ग्रेटर देन P एक्सटर्नल मिलेगा और मुझे फाइनल वॉल्यूम जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा, यानी VF और ये VI। इसका मतलब है VF इज ग्रेटर देन VI होगा। इसमें क्या हुआ, एक्सपांशन। कौन वर्क कर रहा है यहां पे, कौन वर्क कर रहा है यहां पे, सिस्टम या सराउंडिंग। तो यहां पे आपको समझना है वर्क डन बाय द सिस्टम। किसके ऊपर वर्क हो रहा है, ऑन टू द सराउंडिंग, ऑन टू द सराउंडिंग। आई बात समझ में, वर्क डन बाय द सिस्टम और सराउंडिंग के ऊपर वर्क हो रहा है। देखिए जरा, वर्क इज इक्वल टू W माइनस P एक्सटर्नल VF माइनस VI। कौन बड़ा, VF या VI, VF सर। इसका मतलब डेल्टा V क्या आएगा, पॉजिटिव, तो वर्क डन क्या रहेगा, नेगेटिव। आई बात समझ में, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। हीट एब्जॉर्ब होगी, एक्सपांशन होगा, हीट एब्जॉर्ब होगी, एक्सपांशन होगा, V इनिशियल से V फाइनल बड़ा होगा, वर्क डन बाय द सिस्टम होगा, W नेगेटिव होगा। आई बात समझ में। इस तरीके से आपको ये कॉन्सेप्ट समझना है।
बोलो क्लियर? यहां तक किसी को कुछ डाउट? शेयर कर लेना भाई, समझ में आ गया हो तो। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए भाई चैनल को। यहां पे मैं पूरा थर्मोडायनेमिक्स कराने वाला हूं। अब हम लोग समझते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। क्या समझते बेटा? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। बिफोर आई स्टार्ट, मैं आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट प्लान करना चाहता हूं। समझिए क्या है एग्जैक्टली। कोई सिस्टम को यहां पे कंसीडर कीजिए। किया? हां किया। इसके अंदर कोई हीट डालिए। ठीक है, हीट एब्जॉर्ब वाला केस ले लेता हूं, जो +25 किलो जूल, ऐसा समझ लीजिए। अब ये 25 किलो जूल जो हीट है वो दो हिस्सों में बट जाएगी। कुछ हिस्सा वर्क करने में और कुछ हिस्सा इंटरनल एनर्जी लिफ्ट करने में जाएगा। इसको ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए कि वर्क डन के लिए 15 जूल का वर्क डन हुआ। देखो Q पॉजिटिव लिया है तो 15 जूल कम होंगे, है ना। 25 किलो जूल की यहां पे इनकम हो रही है हीट की, और उसमें से इतना खर्च हो रहा है तो नेगेटिव मैंने डाल दिया। जो सिस्टम से बाहर जाएगा, वर्क डन बाय द सिस्टम, वो नेगेटिव। लेकिन बाकी की एनर्जी किधर गई? बाकी की एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होती है, वो जाएगी स्टोरेज में, स्टोर्ड एनर्जी। और स्टोर्ड एनर्जी क्या है हमारे लिए? इंटरनल एनर्जी, और उसमें बदलाव आएगा। आई बात समझ में कि इंटरनल एनर्जी कब लिफ्ट अप होगी? जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर का जो डिफरेंस मिलेगा, 100% अगर वर्क डन नहीं हो रहा है तो जो डिफरेंस वाली जो एनर्जी आएगी वो एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होती है। और उसी की वजह से इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट बनाया है कि डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती एनर्जी। वो एनर्जी कहां चली जाएगी? स्टोरेज में चली जाएगी। यानी लिफ्ट अप होगी इंटरनल एनर्जी या लिफ्ट डाउन होगी इंटरनल एनर्जी। यानी इंटरनल एनर्जी में ये एनर्जी जाएगी, डिस्ट्रॉय नहीं होगी। इसका मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से है कि एनर्जी कैन नॉट डिस्ट्रॉय और कैन नॉट क्रिएटेड, इट कैन ट्रांसफर वन टू अनदर। यही है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक में ये क्या हुआ? सिस्टम के अंदर आने वाली एनर्जी यानी इनकम, और सिस्टम से बाहर जाने वाला वर्क डन और उसका डिफरेंस यानी कि डेल्टा यू। तो इसका मैथमेटिकल अप्रोच ये है ऑफ फर्स्ट लॉ के चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू Q प्लस W। अब साइन कन्वेक्शन के हिसाब से, कन्वेंशन के हिसाब से Q अगर प्लस होगा तो W क्या होगा? माइनस। Q अगर माइनस होगा तो W प्लस। यानी इन दोनों का अल्टीमेटली क्या निकलेगा बेटा? डिफरेंस। और उस डिफरेंस वाली जो एनर्जी है वो कहां जाएगी? इंटरनल एनर्जी में स्टोर्ड हो जाएगी। आई बात समझ में? तो ये है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का मैथमेटिकल अप्रोच, और इसी को बोला जाता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। आज के लेक्चर में जो भी हमने पढ़ा उसको एक बार रिकैप कर लेते हैं कि इंटरनल एनर्जी क्या है। इंटरनल एनर्जी एक स्टोरेज है, स्टोर्ड एनर्जी है, समेशन ऑफ ऑल काइंड ऑफ एनर्जी है, और वो डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करता है? टेम्परेचर के ऊपर एंड अमाउंट के ऊपर। इसी को इंटरनल एनर्जी बोलते हैं, समेशन ऑफ ऑल एनर्जी। फिर मैंने आपको जो मेन समझाया वो है वर्क डन।
वर्क डन का बेसिक फॉर्मूला है माइनस पी एक्सटर्नल डीवी। यहां पे समझना है पी एक्सटर्नल क्यों लेते हैं, क्योंकि गैस जब एक्सपांड होती है तो उसका काउंटर प्रेशर जो लगता है उसके अगेंस्ट में वर्क होता है, तो काउंटर प्रेशर जो लग रहा है वो है पी एक्सटर्नल। दैट्स वाई फोर्स के हिसाब पे यहां पे हम क्या ले सकते हैं, पी एक्सटर्नल, इंटरनल नहीं ले सकते, खुद के प्रेशर में नहीं वर्क होता है, उसके काउंटर में क्या है, उसके अगेंस्ट में ये एक्सपांशन हो रहा है। ओके, दैट्स वाई यहां पे माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी ले सकते हैं। उसके बाद हमारा आएगा मेन कि साइन कन्वेंशन क्या है, कि अंदर जो हीट आती है, जो भी चीज वो पॉजिटिव, बाहर जाएगी वो नेगेटिव। ठीक है, बाहर जाएगी वो नेगेटिव, अंदर आएगी वो पॉजिटिव। ओके, और वर्क डन बाय द सिस्टम एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम। ठीक है, वर्क डन बाय द सिस्टम यानी सिस्टम खुद वर्क करेगी तो एनर्जी का लॉस होगा तो नेगेटिव, और यहां पे सिस्टम के ऊपर आएगा तो एनर्जी ऐड होगी, वर्क डन ऑन द सिस्टम, राइट। और उसको मैंने दोनों एग्जांपल से एक बार आपको समझाया। ये एग्जांपल है कंप्रेशन का और ये एग्जांपल है एक्सपांशन का। ठीक है, इन दोनों को कम्युलेटिवली सोचते हुए हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक यहां पे कवर अप किया, राइट। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या है, एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, कैन नॉट बी क्रिएटेड, इट कैन ट्रांसफर इन वन टू अनदर, दैट्स इट। लेकिन यहां पे उसको समझना कैसे है कि मैंने 25 जूल की एनर्जी अंदर डाली है, सारा का सारा वर्क डन नहीं हो रहा है, 15 जूल का हो रहा है, तो बाकी की एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होती है, यही समझना है। ओके, आने वाले लेक्चर में हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का मैथमेटिकल अप्रोच जो है, जो कि डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, इस मैथमेटिकल अप्रोच के साथ हम लोग जोड़ देंगे डिफरेंट प्रोसेस को, और प्रोसेस जोड़ने के बाद हम लोग एक और टॉपिक पढ़ेंगे, वो है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। तब तक के लिए जुड़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।